नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल बिगिन टू लर्न में, जहां सीखते हैं आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव्स, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक पार्ट है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी पिछली वीडियोस को देख लीजिए अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपने थंबनेल में देखा है, ये वाली वीडियोस सारी की सारी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी सारी वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए लेट्स बिगिन टू लर्न काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। अब फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव हमने पिछली वीडियो में जाना था 4 होते हैं, और अब काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव्स जानते हैं। तो काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव्स हमारे 2 होते हैं। पहला तो होता है आपका द नाउन इन्फिनिटिव, द नाउन इन्फिनिटिव्स, ठीक है। और दूसरा होता है आपका द जीरेंडियल इन्फिनिटिव। हम इन दोनों के बारे में जानेंगे और बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो नाउन इन्फिनिटिव और जीरेंडियल इन्फिनिटिव दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नाउन इन्फिनिटिव की। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि अगर चाहता तो पिछली वीडियो में ये चीजें कवर कर सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया। शिकायत बहुत मिल रही है कि सर वीडियो जो काफी लंबे होते हैं, तो ये वीडियो लंबा ना हुआ, इसकी वजह से मैं पार्ट में डिवाइड करके चल रहा हूँ। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले हम ये नाउन इन्फिनिटिव्स के बारे में। ठीक है, तो दूसरा वाला मैं साफ कर देता हूं। पहला है हमारा द नाउन इन्फिनिटिव। तो नाउन इन्फिनिटिव होता क्या है, मैं आपको पहले ये बता देता हूं। नाउन इन्फिनिटिव का मतलब होता है जिस तरीके से हम प्रोनाउन फॉर्म में जाना। प्रोनाउन का मतलब होता था कि जैसे हम नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका प्रोनाउन होता था, ऐसे ही यहाँ पर हम नाउन की जगह पर यूज करेंगे, लेकिन वो वर्ब होगा, ठीक है, और वो कहलाएगा आपका नाउन इन्फिनिटिव। तो नाउन इन्फिनिटिव का हमारा जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, नाउन इन्फिनिटिव को ही हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, वर्बल नाउन। ये इसे मैं लिख देता हूं, अदर नेम लिख देता हूं इसका मैं, अदर नेम या फिर सेकंड नेम। ठीक है, ये आपका होता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्यों कहलाता है, क्योंकि नाउन की जगह पर यूज होता है, इसलिए आपका वर्बल नाउन होता है। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत से ही बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होगी आपकी, तो पहचान आप लिख लीजिए। क्या होगी पहचान इसकी, ये होता है द नाउन इन्फिनिटिव्स the noun infinitives used as a noun। ठीक है, नाउन की तरह हम इनको यूज करते हैं, इसीलिए इनको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज देयरफॉर कॉल्ड वर्बल नाउन। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं आराम से। हिंदी में मैं लिख दूं या फिर आप लिख दें, कोई समस्या नहीं, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। यहां मैं लिखता हूं नाउन इन्फिनिटिव्स को संज्ञा के रूप में या फिर संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनको वर्बल नाउन भी कहते हैं।
अब तो समझ में आ गई होगी आपको मैं बात, कोई समस्या वाली बात इधर नहीं है। चलिए, तो ये होता है आपका द नाउन इंफिनिटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं क्लियर करता हूं इस बोर्ड को दोबारा से। अब इसके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूजेस ऑफ नाउन इंफिनिटिव या फिर वर्बल नाउन। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास, ये था हमारा नाउन इंफिनिटिव जिसके बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं इसके यूजेस ऑफ नाउन इंफिनिटिव। यूजेस ऑफ नाउन इंफिनिटिव, चलिए, तो अब इनके हम 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज पढ़ते हैं हम, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज जो है वो होता है आपका एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, पहला यूज होता है आपका एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में। ठीक है, मैं लिखता हूं क्रिया के कर्ता के रूप में, ये हिंदी हो गया इसका। समझदार है सभी लोग, किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। तो इधर मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखूं तब आपकी समझ में ज्यादा बेहतर आ जाएगा। मैं लिखता हूं यहां पर पहला यूज, मैं लिखता हूं जैसे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब आजकल लोग सामने वाली गलतियां बहुत निकालते हैं, तो वहीं से हमने एक एग्जांपल उठा लिया टू फाइंड। अब ये जो आपका, इतना तो आपको पता है कि हम इन्फिनिटिव्स को टू के साथ यूज करते हैं और बिना टू के यूज करते हैं। अब बिना टू के जो इन्फिनिटिव्स को हम यूज करते हैं उनको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। पिछली वीडियो हमने जाना था, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख करके देखिए। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ आपका वर्ब देखेंगे, वर्ब जो है आपका वो है आपका फॉल्ट। ये क्या है आपका वर्ब। अब कहेंगे सर ये तो वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, लेकिन अब आपका इन्फिनिटिव तो वर्ब होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर जो टू फाइंड है, जो इन्फिनिटिव है आपका क्या काम कर रहा है, एज अ नाउन। हमने यहाँ कैसे यूज किया है इसे, एज अ नाउन। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी हिंदी क्या होगी कि गलती ढूंढना बहुत आसान है। तो यहाँ आपका टू फाइंड क्या है, आपका एज अ सब्जेक्ट, आपका ये वर्ब, वर्ब के आगे ये नाम का काम यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक है सर, तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो यहाँ हम आराम से कह सकते हैं कि आपका टू फाइंड वर्बल नाउन है या फिर नाउन इन्फिनिटिव है। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं। मैं लिखता हूं टू एयर इज ह्यूमन। जो गलती करे वही मनुष्य है। तो टू एयर क्या है यहाँ पर आपका, ये वर्ब है। वर्ब कौन सा है आपका, नाउन इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, नाउन इन्फिनिटिव है या फिर आपका वर्बल नाउन है। जो गलती करे इज, अब आपका ये इज यहाँ पर मेन वर्ब है। वर्ब है कौन सा, मेन वर्ब है। ठीक है सर, तो आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा टू एयर इज ह्यूमन। अब यहाँ पर टू फाइंड आपका ये, टू फाइंड यहाँ पर आपका वर्बल इन्फिनिटिव है और टू एयर यहाँ पर आपका ये वर्बल नाउन है या फिर नाउन इन्फिनिटिव। ठीक है सर, यहां तक आपको समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये था पहला यूज। चलिए अब दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज क्या होगा, दूसरा यूज मैं यहां लिखता हूं। अब यहां पर आपका एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हमने इसे पढ़ा था। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब मीन्स क्रिया के कर्म के रूप में। अब क्रिया के कर्म के रूप में किस तरीके से काम करेगा ये, इसे जरा हम देख लेते हैं। तो अब तक हमने जाना है सब्जेक्ट के रूप में, अब जानेंगे इसे ऑब्जेक्ट के रूप में।
तो ऑब्जेक्ट रूप में जाने के लिए अब यहाँ आपका पहले आ रहा था क्रिया के पहले, मीन्स जब सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगा तो आपका सब्जेक्ट होता है, अब सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात तो सब लोग जानते ही हैं। मैं नीति एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई फॉरगॉट टू पोस्ट योर लेटर। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि आपका जो इन्फिनेटिव होगा हमेशा उसके आगे टू लगा होगा, हमेशा नहीं, लेकिन हम टू के साथ और बिना टू के भी दोनों को यूज करते हैं। तो यहाँ टू पोस्ट, ये तो आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है सर। अब एज अ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब है वो है आपका फॉरगॉट, भूल गया था, ठीक है सर। तो मैं भूल गया था आपके लेटर को पोस्ट करना। अब यहाँ जो वर्ब के पहले आ रहा है वो आपका सब्जेक्ट था, अब जो वर्ब के बाद में आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ हमें वर्ब से मतलब है, ना किसी दूसरे सेंटेंस या किसी दूसरे वर्ड से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका फॉल्ट और इजी, ये आपके दो, यहाँ आपका फॉल्ट वर्ब था और इसके पहले आ गया था तो आपका सब्जेक्ट बन गया था, लेकिन यहाँ फॉरगेट है तो फॉरगेट का मतलब इसके बाद में आएगा, अब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है सर। तो ये ऐसे हम इस तरीके से क्रिया के ऑब्जेक्ट में या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट इसे बना देते हैं। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल भी लिख देता हूं। तो मैं लिखता हूं आई लाइक टू प्ले चेस, मुझे चेस खेलना पसंद है। अब यहाँ इस सेंटेंस में देखेंगे आई लाइक जो है आपका, लाइक इसमें वर्ब है और टू प्ले आपका, ये टू प्ले आपका नाउन इन्फिनेटिव या फिर वर्बल नाउन हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे रूल नंबर 3 लिख रहा हूं, क्लियर करता हूं इसे। इसका अब आता है आपका रूल नंबर 3। अब क्या होगा आपका, सब्जेक्ट के वर्ब, हमने वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करेंगे इसे हम, आपका प्रीपोजिशन, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन होता है जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, प्रीपोजिशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले यही। तो अब हम यहां करेंगे इसे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब सेंटेंस में जो भी आपका प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन की हिंदी आप जानते ही हैं, इसे बोलते हैं आप संबंध बोधक, ठीक है। अब मैंने जब आपका शुरुआत में सबसे पहले लेक्चर में बताया था, जो आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें आपको प्रीपोजिशन समझाया था, थोड़ा बहुत समझाया था, केवल ज्यादा नहीं समझाया था। डिटेल में जानने के लिए वीडियो में इस पे आगे नंबर से चलते रहेंगे। आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर पहले वर्ब पढ़ा दें, तो वर्ब मैंने डाल दी पहले। अब पहले वर्ब को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे धीमे धीमे पढ़ेंगे। अब रिक्वेस्ट आ रही है सेंटेंस पढ़ाने की, तो सेंटेंस भी हम इसके बाद तुरंत ही सेंटेंस को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे इसे हम यहाँ देखेंगे। प्रीपोजिशन आपको पता ही है, प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं आपके, तो अब यहाँ देखेंगे। नहीं पता है तो अब आपकी समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल भी नहीं पता है तो वीडियो आप इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए, वहां प्रीपोजिशन समझ सकते हैं आराम से। चलिए, तो मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस शो इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है, देखा ना, चैनल का नाम ही बिगिन टू लर्न, और यहाँ भी शो आपका बिगिन होने वाला है। सब चीज शुरुआत से ही होती है, तो हम भी शुरुआत से सीख रहे हैं यहाँ, है। तो अबाउट टू बिगिन लिख दीजिए या फिर अबाउट टू स्टार्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ देखेंगे आपका प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन है आपका यहाँ अबाउट, ठीक है। अबाउट प्रीपोजिशन है। अब हमने देखा है इसमें हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन के बाद ही आएगा जो इन्फिनेटिव आएगा। और यहाँ गौर करेंगे तो टू बिगिन क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन के बाद में आया है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका, हमें केवल प्रीपोजिशन से मतलब है, सेंटेंस का मतलब नहीं है। अगर आप कहेंगे नहीं सर ये तो सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट है, तो है तो वही है, लेकिन हमें यहाँ मतलब है केवल प्रीपोजिशन से। अगर इससे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक और एग्जांपल लिख देता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं द एनिमी
इज अबाउट टू सरेंडर, एनिमी सरेंडर करने वाला है। ठीक है, तो अब आपका अबाउट यहां भी फिर से प्रीपोजिशन है और टू सरेंडर आपका फिर से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, तो ये था आपका तीसरा कि हम तीसरे तरीके में ऐसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना करके यूज करते हैं। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में हम इसे बना देंगे आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर, नंबर 4 में हम इसे बनाएंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। तो लिख देते हैं यहां पर एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब का इसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, मीन्स वर्ब के आगे जो सब्जेक्ट आएगा या फिर वर्ब के आगे जो वर्ड आएगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, उसका कुछ ना कुछ हम उसके लिए कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो किस तरीके से देंगे देखिए जरा, एग्जांपल्स में यहां लिख देता हूं इसके, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूं इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। ये मजाक की बात नहीं है या कहने में आसान लग रहा है, लेकिन हकीकत में इजी बन जाएगा। अगर आपके लिए अभी तक इजी नहीं है इंग्लिश बोलना तो इजी बन जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश मतलब यहां देखेंगे आपका वर्ब ढूंढेंगे, तो वर्ब क्या है आपका, सबसे पहले इजी आपका वर्ब है। ठीक है, अब इजी आपका वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, आसान है, हम है ये। तो एक तो अगर हम इसमें से टू स्पीक इसको हटा दें, ठीक है। अब ये आपका टू स्पीक मीन्स जहां भी जिस वर्ब के आगे टू लग रहा है उसे आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये आपका इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव को पहचानना बड़ा आसान हो गया है अब तो, जहां भी टू लग गया वहां पर आप आंख बंद करके बता दीजिए कि सर ये आपका इन्फिनेटिव है। अब ये इन्फिनेटिव है तो हम इसको इसमें से हटा देंगे, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इजी बना करके, इंग्लिश इज इजी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इंग्लिश इज इजी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश सरल है। इंग्लिश किस तरीके से सरल है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इंग्लिश बोलने में सरल है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज इंग्लिश, इट इज इजी टू स्पीक। क्या है सरल, इंग्लिश। ठीक है, कैसी सरल है, बोलने में। ठीक है सर, तो इंग्लिश बोलने में बहुत सरल है। अब ये इजी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कहें हम इजी की जगह टू राइट कर देते तो आपका लिखने में सरल हो जाता, तब भी इजी होता, लेकिन कैसा होता इजी, लिखने में कॉम्प्लीमेंट हो जाता फिर वो। ठीक है सर, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर इससे समझ में आपका नहीं आया है तो मैं दूसरा एग्जांपल भी इधर लिख देता हूं, फिर आ गया होगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता, दूसरा एग्जांपल मैं इधर लिख ही देता हूं। मैं लिखता हूं इट इज रॉन्ग टू स्टैंड हियर। ठीक है, अब देखिए ये गलत है। क्या गलत है, रॉन्ग का मतलब आपका ये वर्ब रॉन्ग हो गया। क्या गलत है, यहाँ खड़ा होना। अब किसी आप पब्लिक प्लेस पर खड़े हो रहे हैं या फिर ऐसी जगह जहां पर मना किया हुआ लिखा हुआ बोर्ड लगे हुए हैं, टू स्टैंड हियर इज प्रोहिबिटेड, फिर भी आप वहां खड़े हुए हैं तो क्या होगा, वहां खड़ा होना गलत है। और कॉम्प्लीमेंट होना है, किसके लिए, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम, किसी गलत जगह पर खड़े हैं तो वहां पर आप टू स्टैंड से इससे वापस से पहचान लेंगे कि तो इन्फिनेटिव है, लेकिन इन्फिनेटिव किसका है, ये रोंग के बाद आ रहा है, तो आप समझा लेंगे कि हाँ रोंग के बाद का मतलब नहीं, यहाँ खड़ा होना गलत है। खड़ा होना गलत है, क्या गलत है, खड़ा होना गलत है। ठीक है सर, तो आराम से पहचान सकते हैं आप इसे, और इसे कह देंगे कि आपका ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का। ठीक है सर, तो ये आपका चौथा रूल था। अब इसका पांचवा जो मैंने बताया था, पांच तरीके से यूज कर सकते हैं, चार तरीके हमने सीख लिया है। अब पांचवा और लास्ट जो आपका नाउन इन्फिनेटिव का या फिर वर्बल नाउन का यूज है उसे यूज करेंगे, हम बता देंगे। अब जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था ऐसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बन जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिस्प्ले को क्लियर करता हूं। चलिए, अब पांचवा है और लास्ट है। अब क्या होगा इसका, जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था ऐसे ही आपका एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब वर्ब का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इधर जरा गौर से देखेंगे।
फिर वापस से वही एग्जाम्पल से लिखते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाता है। अब एग्जाम्पल से मैं लिखता हूं, इधर मैं लिखता हूं शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। इसकी हिंदी सब लोग जानते हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है, अंदर की बात यह है कि हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वर्ब के लिए और ऑब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ आपका वर्ब है, ठीक है। और वर्ब क्या है आपका मेड, मेड का सेकंड फॉर्म मेड है, ठीक है। तो मेन वर्ब तो आपका मेड हो गया। अब कैसा, किस तरीके, अब यहाँ मेड का मतलब बनाना नहीं है, उसने हमें मजबूर किया हंसने के लिए। तो यहाँ पर सी मेड मी लाफ या टू लाफ नहीं आएगा। अब ये आपका यहाँ टू नहीं है तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट तो है, एक वर्ब पे दूसरा वर्ब आ रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कैसा है ये, इन्फिनिटिव है। लेकिन कैसा इन्फिनिटिव है ये, पीछे जाएंगे पिछले वीडियो में तो गौर करेंगे। ये आपका बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है आपको पता है, ऐसे इन्फिनिटिव जिन्हें हम बिना टू के यूज करते हैं, ठीक है। अब तक तो सारे के सारे एग्जांपल इजी थे सबके, अगर टू लगाता फटाक से हमने पकड़ लिया कि आपका इन्फिनिटिव है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कठिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे हमने लिखा है कि ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब का, वर्ब का भी हम कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसने हमें हंसाया मीन्स, यहाँ अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेन मेड आपका मेन वर्ब है, उसके बाद सेकंड वर्ब आपका लाफ आ रहा है। तो लाफ के बाद मतलब ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का, वर्ब का ऑब्जेक्ट होने के बाद वो कौन सा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव कौन सा है, बियर इन्फिनिटिव है। यहां तक आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं शी वांटेड मी टू वर्क। अब तो सर आपके लिए आसान हो गया, ये इसमें टू आ गया। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले इन्फिनिटिव छांट दीजिए, टू वर्क आपका जहां टू लगा है ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। इसमें तो टू नहीं था लेकिन यहाँ आपका टू लगा हुआ है, ठीक है सर। तो टू से आपका इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन वांटेड आपका यहाँ ये मेन वर्ब है, वांटेड और टू वर्क, ठीक है। अब यहाँ आपका वो क्या चाहती है, हमसे काम करवाना चाहती है, शी और ही भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चाहना आपका ये मेन वर्ब है और टू वर्क आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है सर। तो यहां तक आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे द नाउन इन्फिनिटिव्स या फिर वर्बल नाउन्स। अब आपको यहाँ दो चीज सीखने को मिलती हैं, क्या कि आप नाउन इन्फिनिटिव को वर्बल नाउन भी कह देते हैं। दूसरी चीज कि हम इनको पांच तरीके से यूज करते हैं। किस किस तरीके से यूज करते हैं, ज्यादा नहीं, की पॉइंट इतना दिमाग में रखना है कि आपने इसे एक तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बना दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने पकड़ा प्रीपोजिशन को, तो प्रीपोजिशन का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हमें पकड़ के रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए, आपका एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है, आप केवल वर्ड रखिए की पॉइंट्स में। की पॉइंट्स में आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रखेंगे कि आपका जो नाउन इन्फिनिटिव है वही आपका उसका दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन, ठीक है सर। दूसरी चीज, इसके यूज हम पांच तरीके से किए थे। पांच तरीके से करने के बाद हमें पता चला कि आपका एक तो सब्जेक्ट बनेगा, दूसरा बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर तीसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट किसका, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट, कहीं भी आप कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आपका सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जो मेन चीज है, एक चीज वो रह जाती है, वो होता है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है सर। चलिए, इतनी सी बात आपको पता है। तो ये की पॉइंट्स थे, इन्हें आप याद रख सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट आता है इसका, सेकंड पार्ट का मतलब दूसरा काइंड है इसका, दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं द जीरेंडल इन्फिनिटिव्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। चलिए, तो अब जानते हैं हम द जीरेंडल इन्फिनिटिव्स। अब जीरेंडल इन्फिनिटिव्स के बारे में बात करते हैं।
हमने नाउन इंफिनिटिव्स को देखा, उनको हमने 5 तरीके से यूज किया था और इनको हम 4 तरीके से यूज करेंगे। लेकिन यूज करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीरेंडल इंफिनिटिव आपका होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये जीरेंडल इंफिनिटिव होते हैं एज अ आपका जो विशेषण होता है, विशेषण की तरह काम करते हैं। विशेषण का मतलब आपका जो भी यहाँ पर एजेक्टिव होगा, मीन्स एजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन को क्वालिफाई करना, लेकिन यहाँ जीरेंडल इंफिनिटिव का काम क्या होगा, ये एजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। एजेक्टिव के साथ साथ क्या काम करेगा, ये आपका कोई भी वर्ब होगी, नाउन होगा या कोई एजेक्टिव होगा, 3 वर्ड्स हमको याद रखने हैं। क्या करता है ये, यहाँ लगते हैं, यहाँ क्वालिफाइज, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, क्वालिफाइज किसको, नाउन। दूसरा आपका वर्ब, क्योंकि वर्ब की बात चली रही है, उसको भी क्वालिफाई करके करेगा। और उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड की सेंटेंस में, तीनों में से कोई भी या तो नाउन आ जाए या वर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, जिसको क्वालिफाई करेगा वही आपका जीरेंडल इन्फिनिटिव बन जाएगा। ठीक है, मेनली क्या होता है कि जब भी कोई भी आपका ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो आपका एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन अब यहां तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जब भी आपका इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस में होकर के उनके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स देते हैं। सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए मीन्स मेन प्रॉब्ली वर्ब के लिए कमेंट्स ये देते हैं। ठीक है, तो दूसरा का पॉइंट जो है वो है कमेंट्स ऑन वर्ब। ठीक है, या फिर एक्शन डन इन सेंटेंस, जिस सेंटेंस में काम हुआ है, जो काम किया गया है, उसके ऊपर ये टिप्पणी देंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है सर, तो अब हम जानते हैं इनके यूज के बारे में, 4 तरीके से, किस किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला यूज मैं यहां लिख देता हूं इनका। सबसे पहला यूज मैं लिखता हूं, तो यहां देखते हैं, जैसे हमने इसकी पहचान में देखा, हमने क्या देखा कि नाउन को क्वालिफाई करता है, सबसे पहला यूज लिख देते हैं। तो ये होगा आपका सबसे पहला, टू क्वालिफाई अ नाउन, एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताएगा। ठीक है, या हिंदी में लिख दें तो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए। किस तरीके से बताएगा संज्ञा की विशेषता, उसके लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल से बेहतर समझ में आता है। मैं लिखता हूं दे हैव अ पेट डॉग टू सेल। उनके पास एक कुत्ता है, उससे वो बेचेंगे, या फिर उनके पास जो कुत्ता है वो उसे बेचना चाहते हैं, या फिर उनके पास कुत्ता है बेचने के लिए। कैसे भी उसे हम देख सकते हैं हिंदी में। लेकिन अब यहाँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस का इसको स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो उनके पास कुत्ता है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पेट डॉग, उनके पास एक पालतू कुत्ता है। एक यहां तक सेंटेंस को हम खत्म कर सकते हैं कहने में। लेकिन जब बात जीरेंडल इन्फिनेटिव की हो रही है तो जीरेंडल इन्फिनेटिव हम छांट लेंगे, टू सेल आपका ये इन्फिनेटिव है इसमें, क्योंकि टू लगा हुआ है, आंख बंद करके उसे हम बता सकते हैं कि ये आपका इन्फिनेटिव है। तो अब ये क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है, कुत्ता है, पालतू है, लेकिन केस का उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज है उसे हम बेचेंगे। ठीक है, उस कुत्ते के हमारे पास रखने का उद्देश्य क्या है, उस कुत्ते को अपने पास रखने का उद्देश्य है कि हम उसे बेचेंगे। पेट डॉग किसके लिए है, टू सेल, बेचने के लिए ये वैसा। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं आई अलाउड चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। मैंने बच्चों को अनुमति दे दी पार्क में खेलने के लिए।
ठीक है, तो अब यहां देखिए अलाउड चिल्ड्रन, यहां आपका चिल्ड्रन नाउन हो गया। तो अब ये यहां पर ये आपका क्या है, टू प्ले। टू प्ले से आप इसे आसानी से छांट सकते हैं कि ये आपका इन्फिनिटिव है। ठीक है सर, ये आपका टू प्ले इन्फिनिटिव है, आसानी से छांट देंगे। अभी क्वालिफाई किसको कर रहा है, बच्चों को। बच्चों को हमने किसके लिए क्या किया है, अलाउ किया है खेलने के लिए, कहां, इन द पार्क। ठीक है सर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये तो आपका था फर्स्ट यूज। सेकंड यूज होगा आपका टू क्वालिफाई, वर्ब लिख लीजिए। तो चलिए वर्ब नहीं लिखते हम, चलिए वर्ब ही लिख देते हैं, हटा। दूसरे नंबर पर हम लिख देते हैं टू क्वालिफाई अ वर्ब, किसी भी क्रिया की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, अब क्रिया की विशेषता किस तरीके से बताएंगे, जरा इधर देख लेते हैं, एग्जाम्पल जरा देखते हैं इसके लिए। मैं लिखता हूं ही स्पोक लाउडली टू मेक हिमसेल्फ ऑडिबल। उसने तेज बोला, क्यों बोला तेज, अपने आप को सुनने योग्य बनाने के लिए। उसकी आवाज कम आ रही थी तो उसने तेज बोलना शुरू कर दिया। तो अब यहां देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसमें से इन्फिनिटिव छांटेंगे हमेशा की तरह। टू मेक आपका इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन स्पोक लाउडली, उसने तेज बोला, कैसा बोला, तेज बोला, स्पोक लाउडली। तो स्पोक लाउडली अब यहां पर किसके लिए, क्योंकि उसकी आवाज कम आ रही थी, वो अपने आप को दूसरों को सुनाने के लिए उसने अपनी आवाज तेज की। तो यहां आपका वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, किसके लिए, टू मेक ऑडिबल। ठीक है सर, तो यहां आप आसानी से लिख सकते हैं कि आपका टू मेक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं यहां, तो दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, दे आर वर्किंग हार्ड they are working hard to pass the examination। वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं परीक्षा को पास करने के लिए। तो टू पास आपका इन्फिनिटिव हो गया, आंख बंद करके लिख सकते हैं। लेकिन आर वर्किंग, वो भी कैसा, हार्ड। ठीक है, तो इनसे आप क्लियर कर सकते हैं दे आर वर्किंग हार्ड किसके लिए, टू पास द एग्जामिनेशन। टू पास आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव। ठीक है सर, टू पास इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन कठिन परिश्रम कर रहे हैं आपका एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो आसानी से आप यहां लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं इसको क्लियर करता हूं। अब इसके दो यूज और बचते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका जीरंड पढ़ेंगे। ठीक है सर, ये तो आपका इन्फिनिटिव था, जीरंड पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट वीडियो आएगा वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जीरंड। ठीक है, तो जीरंड में जाने से पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। आपका तीसरा रूल जो है इसका, तीसरा रूल क्या है, वो है आपका, मैं लिख देता हूं, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। किसी विशेषण की विशेषता ये किस तरीके से बताएगा, उसके लिए हमको एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। अब एग्जांपल्स मैं यहां लिखता हूं, जरा गौर से देखेंगे। मैं लिखता हूं, एप्पल्स आर गुड टू ईट। ठीक है, सेब अच्छे हैं खाने के लिए। तो गुड आपका एडजेक्टिव है, पहली बात तो यहां देखिए। गुड क्या है आपका एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव छांट लीजिए। आप इन्फिनिटिव को आसानी से छांट सकते हैं। यहाँ पर आपका टू ईट है, आप आंख बंद करके बता देंगे टू ईट आपका इन्फिनिटिव है, लेकिन ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, गुड।
क्योंकि गुड के बाद आया है, अगर पहले भी आता तो कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। यहाँ इसमें केवल आपका आर को, ये केवल आपका एक ही वर्ब है जो है आर, जो मेन वर्ब का भी काम कर रही है इधर और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही काम कर रही है। सेम अच्छे होते हैं, लेकिन किस लिए अच्छे होते हैं? खाने में अच्छे होते हैं। ठीक है सर, तो ये आपका गुड को क्वालिफाई कर रहा है, टू ईट, इसलिए आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव है। क्वालिफाई किसको कर रहा है? ये एडजेक्टिव को। ठीक है सर, अगर इससे समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं। मैं लिखता हूं हर टेल वाज, या टेल का TAIL नहीं है, TALE है, गलत मत समझ लेना कहीं। हर टेल वाज गुड। अगर गलत समझोगे तो टेल की जगह मैं स्टोरी भी लिख सकता हूँ इस जगह। हर टेल वाज गुड, गुड को हटा देते हैं इधर से, इंटरेस्टिंग लिखते हैं जब ज्यादा बेहतर लगेगा। हर टेल वाज इंटरेस्टिंग टू हियर। तो यहाँ टेल TALE है, इसका मतलब आप जानते हैं क्या होती है? स्टोरी। कहीं आप इसे TAIL समझ लेते तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहाँ मैंने हर लिखा है। अब हर लिखने का मतलब तुमको बड़ा स्वाद आता, फिर मजा आता कि हर उसकी पूछ हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इसे जरा गौर से देखिए, TALE टेल स्टोरी है। तो हर टेल वाज इंटरेस्टिंग टू हियर, उसकी कहानी सुनने में रोचक थी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, अब आपका जो इंटरेस्ट वर्ड है ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। बाकी आप इसमें से इन्फिनिटिव छांट सकते हैं। तो आपका टू हियर क्या है? इन्फिनिटिव है, और इंटरेस्टिंग क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ भी नहीं है। अब जो इसका चौथा और अंतिम जो यूज है वो है एज अ पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। तो एज अ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब होता है, कई बार हमको क्लैरिफाई करना पड़ता है, कोई चीज लिख रहे हैं उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है, ब्रैकेट में लिख करके ये चीज स्पेसिफाई करते हैं, ये चीज इसके लिए है। तो वहां भी हम इसका आपका जीरेंडल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, जरा एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझ लेंगे। मैं इधर लिखता हूं आई वॉज to tell you the truth. I was to tell you the truth, the least interested in the work. तो यहां गौर करेंगे, आई वाज के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया है, और द टू टेल द ट्रुथ, इसके बाद भी मैंने यहां ब्रैकेट लगाया है। अब इस सेंटेंस को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। ये तो हमने यहां क्लैरिफाई कर दिया है, टू टेल यू द ट्रुथ। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा यहां पर? तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां देखेंगे आप, मैं इसे दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, आई वॉज द लीस्ट इंटरेस्टेड इन द वर्क। वो कौन सी वर्क में? टू टेल यू द ट्रुथ। ठीक है, तो यहाँ टू टेल यू द ट्रुथ जो है आपका पूरा ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव है। ठीक है, यहां आपका ये इसने स्पेसिफाई किया है, यह बता रहा है, क्लियरफाई कर रहा है तुम्हें सच्चाई बताने के लिए। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, इसको क्लियरफाई कर रहा है। ठीक है सर, इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फॉर नेक्स्ट, ये आपका मैं लिखता हूं इधर, ये ही इज, इसके बाद में लिखता हूं टू स्पीक ऑनेस्टली। ही इज टू स्पीक ऑनेस्टली। ठीक है, ये क्या है आपका? लास्ट में लिख देता हूं अ लायर। यह कंट्राडिक्शन है, जो सच बोलने का तुमसे वादा करता है या वादा कर रहा है वो एक झूठा आदमी है, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। तो मैं या तो कह दूं कि ही इज अ लायर, लेकिन वो ढोंग कर रहा है, टू स्पीक ऑनेस्टली वहां भी क्लियरफाई करना होगा, तो हमने अब बीच में लिख दिया है ही इज, इसे क्लियरफाई करने के लिए टू स्पीक ऑनेस्टली। ठीक है, वो सच बोलने का दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, लेकिन वो क्या है आपका? कैसा आदमी है? वो झूठा आदमी है। तो यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका ये एज अ पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के रूप में, यानी किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसके सामने लिख सकता हूं आराम से, टू स्पेसिफाई
अ स्टेटमेंट। तो ये थे आपके जीरेंडियल इन्फिनिटिव्स। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसमें यूजेस ऑफ द इन्फिनिटिव्स। यहाँ आपके इन्फिनिटिव्स खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद इनको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कोई 15-16 यूजेस हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब इन्फिनिटिव को तोड़ के 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता मैं। अब यूजेस को एक बार में खत्म करेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले इन्फिनिटिव्स का आपको फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स बताया, उसके बाद आपको बताया काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। अब इसके बाद यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स आपको बताएंगे। ठीक है सर, तो यहां तक आपका ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं। तो अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं शुरुआत में कह चुका हूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी बोर्ड से, किसी बोर्ड से आप इंडिया में बिलोंग करते हैं, सबके लिए, आपके लिए जो जहां तक हिंदी भाषी क्षेत्र है, हर किसी के लिए मेरी वीडियोस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक टू वॉच माय वीडियो। ठीक है, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ बिगिन टू लर्न पर। धन्यवाद।